अरुणाचल में तवांग सीमा पर चीनी घुसपैठ मामले आज लोकसभा में हंगामा देखने मिला। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अपना बयान भी दिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। राजनाथ ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग में एलएसी का उल्लंघन कर नियम तोड़े थे। भारतीय सेना ने पीएलए को अतिक्रमण से रोका, उन्हें उनकी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इस दौरान दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वहीं लोकसभा में विपक्ष पीएम की जवाब की मांग पर अड़ा रहा। राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में तवांग झड़प का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चीन ने तवांग में हमारी सीमा में घुसपैठ की, ये बेहद गंभीर मामला है। उसके बाद दोनों सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। गुजरात के वातावरण में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अचानक बदलाव आया है, जिससे गर्मी और ठंडी एक साथ महसूस हो रही है। पाकिस्तान में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर गुजरात के अहमदाबाद समेत के ज्यादातर शहरों में देखने मिल रहा है, जिससे लघुत्तम तापमान घटा है। लघुत्तम तापमान करीब 6 डिग्री कम होने से ठंडी के साथ साथ गर्मी का अनुभव गुजरात की जनता कर रही है। 16 दिसंबर तक राज्य के ज्यादातर शहरों में ठंडी कम ही रहेगी, ऐसी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन 16 दिसंबर के बाद गुजरात के आसमान में छाए हुए बादल छट जाएंगे और फिर एक बार ठंडी अपना जोर दिखाएगी। गुजरात के वडोदरा शहर का कचरा झाबुआ निकट लैंडफिल साइट पर डंप किया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरात के वडोदरा शहर से रोजाना 800 से 1000 टन कचरा उठाया जाता है और झाबुआ लैंडफिल साइट पर डंप कर दिया जाता है। सालों से यहाँ कचरे का निकाल नहीं होने से झाबुआ लैंडफिल साइट पर करीब 4 लाख टन कचरा एकत्रित हो गया था, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ कचरा निकाल का प्रोसेस शुरू किया गया है। उसके बाद भी अब यहाँ 75,000 टन कचरा बचा है। कचरे के निकाल की कार्यवाही की समीक्षा करने वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर हितेंद्र पटेल मौके पर पहुंचे और उन्होंने कचरा निकाल की प्रोसेस का निरीक्षण किया। पूरे शहर में जिस प्रकार से एक कचरा सिलेक्शन और कलेक्शन की बात होती है, वहाँ हमने सालों से एक स्पॉट तय किया था। वहाँ कचरा हर रोज 1000 के आसपास टन का कचरा वहाँ इकट्ठा होता है। सालों से जो इकट्ठा हुआ कचरा था वो 4 लाख टन के आसपास था और उसको निकाल करने के लिए कई साल लग गए हैं और अभी वो 2-3 महीने में बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा। जिस प्रकार से वर्सल लैंडफिल साइट था वो अभी वहाँ गार्डन भी बना दिया है। इसी तरह से आने वाले टाइम में जिस प्रकार से जो अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार से जो डस्ट और कचरा आता है उसका सेग्रीगेशन भी करते हैं। वहाँ से सीमेंट के लिए, वहाँ से ऑयल के लिए, वहाँ से खातर के लिए भी सेग्रीगेट पार्ट होता है। प्लास्टिक का पार्ट भी अलग से हम तय कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कचरा भी हम अलग से लेने की तैयारी में है। जिस प्रकार से अभी 7 स्टार की दिशा में वडोदरा कॉरपोरेशन आगे बढ़ा है, आपका भी इतना ही सहयोग रहा है वडोदरा शहर को स्वच्छता में अद्यतन मुहिम कराने के लिए। और इसी प्रकार से आने वाले टाइम में जो हम फ्रॉम होम घर से ही सेग्रीगेट ऑफ कचरा हम जो इच्छते हैं वो आने वाले टाइम में होगा, ये तय है। वहाँ पर जो कचरा का सेग्रीगेशन होता है एक टेक्निकल कंडीशन के साथ, उसमें से जो पार्ट डिफरेंट होता है वो एक पार्ट सीमेंट की फैक्ट्री में हम भेजते हैं। उसी तरह से जो प्लास्टिक और अन्य चीज़ है उसमें से जो सेग्रीगेशन का पार्ट है उसमें से जो ऑयल अलग जगह पे यूज़ होता है और एक खातर भी बनता है, वो सैनिटरी खातर वहाँ यूज़ भी होता है। और आने वाले टाइम में ये एक जीव यानी ऊर्जा भी प्राप्त करने का स्रोत वहाँ तैयार है। मार्च अप्रैल में वो उसका भी उद्घाटन करेंगे। सर पहले कुछ सालों पहले जो खातर की प्रक्रिया तो शुरू हो गई थी, खातर भी हो रहा था, पर वो प्लांट बंद कर दिया गया था, ऐसा भी कुछ सुना गया था सर। मुझे मालूम नहीं है, कभी भी प्लांट बंद नहीं हुआ है। 24/7 ये प्लांट चालू है। स्लो हुआ था इन मानसून, क्योंकि जब भेज होता है वहाँ स्थल पे तो उसका काम स्लो होता है, बाकी काम बिल्कुल चालू है। कॉरपोरेशन से इससे कितना फायदा हो सकता है सर? कॉरपोरेशन को जो प्रकार से वहाँ सिटी में कचरा था उसका निकाल करने की जो प्रक्रिया है उसमें वेग बढ़ा है। गुजरात में दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद आज से ही भूपेंद्र पटेल और उनका मंत्रिमंडल गुजरात राज्य के सर्वांगीण विकास में जुट गया है। कल सोमवार को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल ने फिर एक बार शपथ ग्रहण की है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में विभागों का आवंटन भी कर दिया गया है। आज 13 दिसंबर सुबह मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल स्वर्णिम संकुल पहुंचे और यहां उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार विधिवत रूप से संभाल लिया है। भूपेंद्र पटेल ने सिमंदर स्वामी की प्रतिमा और पूज्य दादा भगवान के श्री चरणों में भाव पुष्प अर्पण कर राज्य के जनसेवा का दायित्व संभाल लिया है। उनके साथ साथ राज्य के मंत्रिमंडल के नवनियुक्त मंत्री भी पूजा अर्चना में शामिल हुए। सभी मंत्रियों ने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में पूरे मंत्रिमंडल ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना के साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए ध्येय मंत्र के साथ अपने काम की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने भी नवनियुक्त सभी मंत्रियों को शुभेच्छा दी और आज से राज्य के विकास में दिन रात जुट जाने का आह्वान भी किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पत्रकार परिषद संबोधित कर भाजपा पर संगीन आरोप लगाए। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को 182 विधानसभा सीट्स में से 5 सीटें मिली हैं। चुनाव के परिणामों के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने पहली बार पत्रकार परिषद का आयोजन किया और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने भावनगर के आप प्रत्याशी राजू सोलंकी को बदनाम करने की साजिश की। भाजप पक्षना लोकोए चूंटणीनी अंदर केटली निम्न हद सुधीनी खराब हरकतो करी अने केवी रीते चूंटणीने एक स्टांडर्डलेस रीते चूंटणी जीतवानी कोशिश करी, केवी रीते साव लोकशाहीनुं खून करीने चूंटणी जीतवानी कोशिश करी, एनुं एक पुरावा साथेनुं उदाहरण रजू करी शकीए एम छे। अमारा माननीय नेता
શ્રી રાજુભાઈ સોલંકી સાથે આ ભાવનગરની અંદર ભાજપના લોકોએ અને ભાજપના ઉમેદવાર સહિત બધાએ મળીને જે ગંદી રમત રમ્યા છે કે જે લોકશાહીમાં ક્યારેય યોગ્ય ન ગણાય એવી બાબત બની છે, એના ઉપર અમારા માનનીય નેતા શ્રી રાજુભાઈ સોલંકી પોતાની વાત રજૂ કરશે. હું ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાંથી ઉમેદવાર તરીકે ઇલેક્શન લડ્યો. મારી સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી ભાઈ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી ઉમેદવાર તરીકે હતા. જ્યારથી મારું નામ ડિક્લેર થયું આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે, ત્યારથી જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શિક્ષણ મંત્રી અને મારી સામેના ઉમેદવાર ભાઈ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી ભયભીત થઈ અને ઘણા બધા ષડયંત્રો રચી અને મને હરાવવા માટે, મને દબાવવા માટે, મારા કાર્યકરોને ધમકાવવા માટે, મારા પાર્ટીના લોકોને નુકસાન પહોંચાડવા માટે, મને બદનામ કરવા માટે ખૂબ જ પ્રયાસો કર્યા, હથકંડા અજમાવ્યા. પરંતુ આ તમામ પ્રયાસોમાં તેઓ નિષ્ફળ નીવડ્યા. છેવટે ઇલેક્શનની છેલ્લી રાત્રે આ જીતુભાઈ વાઘાણી અને એમની પાર્ટીના જે હોદ્દેદારો છે, એના સભ્યો છે, એના મળતિયાઓ છે, એના દ્વારા ભાવનગર પશ્ચિમની અંદર એક ખૂબ મોટું ષડયંત્ર, લોકશાહીની હત્યા થાય, હત્યા નહીં પણ હું તો ક્રૂર હત્યા કહીશ એવી જે હલકી કક્ષાની રાજનીતિ કરવા માટે, પોતે ચૂંટણી જીતવા માટે અને પોતે હારના ડરથી મને ચૂંટણી હરાવવા માટે કઈ હદ સુધી જઈ શકે છે એનું આપ સમક્ષ મારે પુરાવો રજૂ કરવો છે. મિત્રો, આ એક પત્રિકા છે. આ પત્રિકા જીતુભાઈ વાઘાણીએ એના પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને એમના મળતિયાઓ દ્વારા ચૂંટણીના દિવસે વહેલા 4 વાગે, અમને રાત્રે 2 વાગે માહિતી મળી કે રાજુભાઈ સોલંકી નામની એક પત્રિકા જીતુભાઈ વાઘાણી અને ભાજપના હોદ્દેદારો અને એમના મળતિયાઓ દ્વારા તમને નુકસાન થાય, તમે આ ઇલેક્શન હારી જાઓ, લોકો ભ્રમિત થાય, લોકો ગેરમાર્ગે દોરાય, એ પ્રકારની પત્રિકાનું વિતરણ આજે જીતુભાઈ વાઘાણી અને એમના માણસો કરવાના છે. મિત્રો, આ પત્રિકા અમને કોઈ અમારા હિતેચ્છુએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અમને પહોંચાડી અને અમારા સુધી આ પત્રિકા પહોંચી, અમે વાંચી, અમને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો કે ખરેખર જે અમને અપેક્ષા હોય, દરેક લોકોને અપેક્ષા હોય કે પારદર્શક રાજનીતિ થાય, પારદર્શક ચૂંટણી થાય, નિષ્પક્ષ ચૂંટણી થાય, એની સૌ કોઈને અપેક્ષા હોય. 100% ભાવનગર પશ્ચિમ બેઠક ઉપર મારો વિજય નિશ્ચિત હતો એવું આ વિસ્તારના, આ મત વિસ્તારના તમામ લોકોમાં ચર્ચા થતી હતી. પરંતુ મારા હરીફ ઉમેદવાર ભાઈ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી ડરથી ભયભીત થઈ પોતે આવા ષડયંત્ર કરી આ પત્રિકા છપાવી અને રાત્રે 4 વાગે ન્યૂઝપેપરના માધ્યમથી આ પત્રિકામાં એવું લખવામાં આવ્યું છે, લખાણ કરવામાં આવ્યું છે કે હું રાજુભાઈ સોલંકી પશ્ચિમ વિધાનસભામાં ઉમેદવારી કરી છે અને હવે હું મારું સંપૂર્ણ સમર્થન આપણા લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને કરું છું અને જ્ઞાતિના ભેદભાવને પર રહી આપણે સૌ વિકાસના કાર્યોને મત આપીએ તેવી વિનંતી કરું છું. તમારો મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ અને લાગણીના સ્વરૂપે જીતુભાઈને જંગી બહુમતીથી વિજયી બનાવો તેવી પ્રાર્થના. મિત્રો, નીચે લખ્યું છે લિખિતન આપનો રાજુ સોલંકી.